गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग विभव मापी क्या होता है उसकी संरचना और चित्र को अच्छे से देख चुके हैं। अब हम आज किन्हीं भी दो सेल के बीच का विद्युत वाहक बल की तुलना करेंगे। किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से। हमने देखा था कि विभव मापी किसी भी सेल में जब धारा प्रवाहित नहीं होती तो उनके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर, जिसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, वो मापने में हमारी सहायता करता है। मतलब ये एक उपकरण है जो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल मापने में उपयोगी होता है। और विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जब किसी सेल या बैटरी के सिरों से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो उन दोनों के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसे हम कहेंगे एनोड और कैथोड, ठीक है, इनके बीच का जो विभवांतर होता है वो पता करके बताता है। नाउ आज हम देखेंगे कि दो सेल के विभव के बीच में, मतलब विद्युत वाहक बल के बीच में कैसे तुलना की जाती है। तो आप देखिए कि विभव मापी का तार मैंने आपको बताया था कि वो कई सारी श्रेणियों से इस तरह से जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में, पर इस तरह से एक दूसरे के समानांतर होता है, जिसे हम 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर ले सकते हैं। और उसी के दो सिरों के मध्य ए और बी जो उसके सिरे हैं, उसी के मध्य यहाँ पर प्राथमिक परिपथ और इसी से दूसरा जो सेल जिसका हमें विद्युत वाहक बल की गणना करनी है उससे गैल्वेनोमीटर जोड़कर जॉकी को जोड़ा जाता है। ये इसका द्वितीयक परिपथ होता है। ये हमने विभव मापी में देखा था। अब जिन सेलों की हमें विद्युत वाहक बल पता करने होते हैं उसे सबसे पहले हम इसका सर्किट समझेंगे कि वो कैसे बनता है। ए और बी वही विभव मापी का तार है जिसे मैंने आपको इस तरह से ऐसे टर्न लेकर समझाया था, जिसमें जॉकी को हम इस तरह से चलाते जाते हैं और यहाँ पर एक समानांतर स्केल जुड़ी होती है और वही स्केल से हम जहाँ पर भी जॉकी को चलाते हैं, ये जॉकी है, इसे जब चलाएंगे तो जहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर के अंदर जब करंट आना बंद हो जाता है, डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये संतुलन की अवस्था आ गई और हम टोटल इस पूरे वायर में जहाँ पर भी ऐसा हुआ है वहाँ तक की पूरी लेंथ या लंबाई को माप लेते हैं। जैसे ये 1-1 मीटर के तार हैं तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये आधा मीटर या जो भी होगा, इस तरह से टोटल वैल्यू इस कॉर्नर से लेके मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। एक तार होता है ए और बी वाला, ठीक है। अब ए और बी ये एक नॉर्मल बीच वाला पॉइंट है जो हमें यहाँ दिखा रखा था। ए और बी हम कुल लंबाई में तो भले ही इसे कितना भी ऐसे मोड़ के रखा हुआ है, बट हम लंबाई तो पूरी ही मापते थे, 6 मीटर या 4 मीटर या 10 मीटर। तो ए और बी को हमने यहाँ पर सीधा कर लिया। ए और बी सर्किट को समझाने के लिए आपको ये सीधा वायर बताया है। एक्चुअली ये इस तरह से होता है क्योंकि ये उपकरण है और इसकी डिजाइन ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में एक हमने सेल जोड़ दिया है, संचायक सेल जोड़ दिया है, जैसे कि हम यहाँ प्राइमरी सर्किट में प्राइमरी परिपथ में जोड़ते थे, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इस उपकरण को चलाने के लिए और किसी दूसरे सेल जिसका हमें विद्युत वाहक बल पता करना है उसका विद्युत वाहक बल पता करने के लिए हमें इस उपकरण को चलाने की आवश्यकता होती है। चलाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के लिए हम इस उपकरण में ऑलरेडी एक सेल जोड़कर रखते हैं। तो बी यहाँ पर संचायक सेल होता है। K1 कुंजी है जो परिपथ को बंद चालू करती है, जिसे हम स्विच कहते हैं, और उसके आगे रियोस्टेट होता है। मतलब इस ए बी तार के ऊपर वाला जो सर्किट है, ये आपने जो इस तरफ देखा था वही सर्किट ए बी तार, ये ए और बी का ये वाला हिस्सा प्राथमिक परिपथ था। तो यहाँ पर भी ये पूरा क्या कहलाएगा? प्राथमिक परिपथ, जिसमें बैटरी आती है या सेल आता है, कुंजी K आती है और रियोस्टेट आता है, ठीक है, जिसको हम परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं। परिवर्ती मतलब जिसका मान हम बदल सकते हैं। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कुछ ऐसे प्रतिरोध होते हैं जिनका मान हमें बार बार बदलना पड़ता है और उनके मान को बार बार बदलने के लिए उन्हें हम सर्किट से बार बार अलग नहीं करते। ये कुछ स्पेशल टाइप के प्रतिरोध आते हैं जिन्हें वहीं के वहीं जिनकी वैल्यू को सेट करके हम बदल सकते हैं, ठीक है। इन्हें बार बार परिपथ से अलग करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है।
अब इसको जोड़ने के लिए आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ए का धनात्मक, जैसे आपने यहाँ प्राथमिक परिपथ में ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ी थी और स्विच जोड़ी थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ए का जो सिरा है वो हमेशा धनात्मक सिरे से जुड़ा रहे बैटरी के, और ये जो ऋणात्मक वाला है वो रेओस्टेट से कनेक्शन, मतलब ये बी से कनेक्ट होना चाहिए, बी से रेओस्टेट, और रेओस्टेट यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध। इसका नाम आप इंग्लिश में भी याद रखिए, आगे जाकर आपको इंग्लिश के ही कुछ टर्म को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसी के टॉपिक की फर्दर स्टडी करेंगे अपनी आगे कॉलेज स्ट्रीम्स में, तो वहाँ पर आपको ये टर्म्स इंग्लिश में ही आएंगे, इसलिए आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी टर्म्स को समझना है, ठीक है। मार्केट में भी जो इनके नेम होते हैं वो कोई परिवर्ती प्रतिरोध नहीं बोलता, जब इसे आप परचेस करने जाओगे तो आप रेओस्टेट के नाम से ही इसे कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्राथमिक बी वाला जो सिरा है उससे रेओस्टेट और बैटरी के ऋणात्मक सिरे को जोड़ा जाता है। अब ये वाला तो प्राइमरी सर्किट हो गया इस AB तार के ऊपर, और नीचे वाला हो गया द्वितीयक सर्किट। जैसे विभवमापी में इधर वाला हिस्सा A से जुड़ा हुआ और जो फ्री एंड था जॉकी जुड़ी हुई, ये द्वितीयक सर्किट था। सर्किट मतलब परिपथ। तो यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा जिन सेलों की गणना करनी है, यहाँ पर एक ही सेल का विद्युत वाहक बल पता करना था तो हमने केवल उसको जोड़ा था। यहाँ पर हमें दोनों सेल के विभव के बीच में अंतर निकालना है, विद्युत वाहक बल के बीच में अंतर निकालना है, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, दो सेल को जोड़ लिया, ऐसे एक दूसरे के समानांतर ले लिया, ठीक है। और एक स्विच लगाई जो दोनों के बीच में आएगी, क्योंकि जब हमें इसके विभव की गणना करनी है तो हम इस K2 को हम इससे जोड़ देंगे तो ये परिपथ पूरा हो जाएगा। और जब हमें इस सेल का विद्युत वाहक बल की गणना करनी है तो इसे हम नीचे कर देंगे, K2 को हम इससे जोड़ देंगे तो ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगा, इस तरह से विभवमापी। पर यहाँ पर एक ही सेल था, यहाँ पर दोनों की तुलना करने के लिए दो सेल लगाए और स्विच को इस तरह से अरेंज किया कि जब इसका मापना है तो आप इसको ऊपर कर दीजिए, ए से कनेक्ट कर दो, और जब नीचे वाले का मेजर करना है विद्युत वाहक बल तो आप नीचे से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो आपको विभवमापी जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया सेम उसी तरह होगा, ठीक है। और धारामापी जो है वहाँ पर जॉकी, जिसे हम विसर्पी कुंजी कहते हैं, ठीक है। तो विसर्पी कुंजी की जगह आप अपने नोट्स में जॉकी भी लिख सकते हैं, इसका नेम जो है वो जॉकी ही कहा जाता है। अब देखिए सिद्धांत या सूत्र की स्थापना। तो कल तक हमने देखा था विभवमापी का जो सिद्धांत है वो क्या है कि अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, ठीक है, और इसका जो तार हमने लगाया है A से B का, इसका जो प्रतिरोध है ये अगर हम शून्य मतलब इसके बीच में जो धारा प्रवाहित हो रही है A से B के बीच में इस बैटरी के कारण, तो जब हम इसका विद्युत वाहक बल मापेंगे तो यहाँ पर हमने देखा था कि इसे हम तब तक इस तार पे चलाते जाएंगे जॉकी को जब तक हमें यहाँ पर धारामापी में या गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आएगा, या जो इसका एक निडल जो होता है, ये सुई, ये इधर उधर हिलने के बजाय एकदम स्थिर हो जाती है, शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाती है वो। वहाँ पर हमें जैसे ही मिल जाता है वहाँ पर हम जॉकी को रोक देते हैं और हम ये A से जहाँ तक भी हमने इसे चलाया था और जहाँ पर विक्षेप आना बंद हो गया था, विक्षेप मतलब डिफ्लेक्शन, तो वो लेंथ हमने L मेजर कर ली, ठीक है। और इसकी जो विभव प्रवणता है तार की A से B तक के बीच का जो विभव है, जो मैंने आपको यहाँ समझाया था कि आप सबसे पहले A से B के बीच का विभव V माप कर रख लेंगे, तो वो विभव प्रवणता है वो K होती है, ठीक है। तो हमारे पहले सेल से अगर हम इसे जोड़ेंगे तो हमने देखा था कि E1 इक्वल टू KL, एक्चुअली फॉर्मूला कल हमने निकाला था E इक्वल टू KL, K विभव प्रवणता है, ठीक है। तो E जो है पहले सेल के लिए इसलिए E1, और पहले सेल को जब हमने इससे जोड़ा था तब दूसरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, केवल पहले का सर्किट बन रहा है। तो पहले सेल के लिए जो लंबाई आई वो L1 आएगी, जहाँ पर जॉकी का जो विक्षेप है वो शून्य हो चुका है, वो क्या होगा E1 इक्वल टू KL1। उसी तरह दूसरा सेल से जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये सर्किट बंद हो जाता है, ये दूसरे से कनेक्ट हो गया, दूसरे से कनेक्ट हो गया तो फिर से जॉकी को चलाएंगे, फिर जॉकी जहाँ पर भी रुकी वो लंबाई L2 कहलाएगी, तो इसलिए दूसरे सेल का होगा E2 इक्वल टू KL2, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 के बीच में विभव की तुलना करनी है, सॉरी विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, तो हमने इन दोनों का भाग दे दिया, तो E1 बटे E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है, जिससे
ये L1 L2 तो हमारे लिए ज्ञात होगी, तो इसका मान जब भी हम रखेंगे तो E1 और E2 के बीच में हमें संबंध पता चल जाएगा। ठीक है, यानी टोटल 4 चीज़ों में से अगर 2 चीज़ें पता है तो हम इन दोनों का संबंध पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है और इसकी 1 आ गई है, तो E1 क्या होगा, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, E1 क्या होगा, डबल होगा E2 के, तो E1 का मान जो भी आएगा वो E2 के डबल होगा। तो इन दोनों के बीच की तुलना हम इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, अगर L1 L2 ज्ञात हो जाए तो दोनों के विद्युत वाहक बल के बीच की तुलना की जा सकती है। ठीक है, अब विधि तो मैंने जो आपको समझा दी कि सबसे पहले आपको इस कुंजी के में प्लग लगाना है, तो AB के बीच में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, फिर A से B के बीच का हमने विभव को माप कर रखना है आपको, और फिर यहाँ पर आपको जिस सेल का प्रतिरोध निकालना है विद्युत वाहक बल निकालना है उसे आप K2 से जोड़ दीजिए। फिर जॉकी को धीरे धीरे चलाइए, ज़्यादा तार पर आपको नहीं रगड़ना है, ये तार बहुत पतला होता है, तो इसे धीरे धीरे टच करवा कर आगे की तरफ चलाइए, ताकि यहाँ पर धारा मापी या गैल्वेनोमीटर, इसके दोनों नाम है, गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं और धारा मापी भी कहते हैं, इसके बीच में जो विक्षेप आना है वो शून्य हो जाता है। इस प्रकार हम L1 प्राप्त कर लेते हैं और हम इस समीकरण में उसका मान रखेंगे। अगेन हम इसी तार का जो विभव प्रवणता है वो निकाल लेंगे। देन ये दूसरे K2 को आप B से जोड़ेंगे, तो दूसरे वाले तार को जोड़कर हम जब जॉकी को चलाएंगे तो इस प्रकार हमें L2 प्राप्त होगी, और ये सब चीज़ें हम पता कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप E1 के साथ संतुलन बिंदु जो भी निकलेगा जहाँ पर शून्य विक्षेप आता हो, उस तरह कई सारी बार एक्सपेरिमेंट करके L1 L2 को फाइंड आउट कर लेंगे, और जो भी L1 L2 की वैल्यू निकली वो E1/E2 के इक्वल रखकर उसका E1 E2 में संबंध पता चल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको इतना ही अपने आंसर में लिखना है, इस डायग्राम को बनाना है और ये सारा डिस्क्रिप्शन नोट करना है। अब आप देखिए कि इसी विभव मापी का आपको दूसरा उपयोग देखना है। पहला उपयोग क्या था कि किन्हीं भी 2 सेल के बीच में आप विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं कि किसमें विद्युत वाहक बल दूसरे सेल के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है या कितना गुना है। ठीक है, अब इसी विभव मापी का उपयोग आप किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल तो ठीक है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध अगर आपको ज्ञात करना है तो भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, वो उसमें प्रवाहित करंट का मान अगर हमें पता है, धारा का मान अगर पता है, और उस जो भी तार है उसका अगर हमें बाह्य प्रतिरोध पता होता है, जो भी परिपथ है उसका, तो हम उसका आंतरिक प्रतिरोध पता कर सकते हैं। ये सूत्र की स्थापना हम पहले कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास ये सूत्र है तो अगर हमारे पास विद्युत वाहक बल भी पता चल गया, क्योंकि विभव मापी का काम क्या है, विद्युत वाहक बल को पता करना, तो अगर विद्युत वाहक बल हमें पता है तो हमारे लिए आंतरिक प्रतिरोध निकालना बहुत आसान होता है। अब देखिए कि विभव मापी तार AB के सिरों के बीच, अगेन आप देखिए कि A और B 2 सिरे हैं। ऊपर वाला सर्किट जो है, परिपथ है, वो प्राथमिक कहलाता है, जो जनरली उपकरण के साथ लगा होता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर बैटरी भी लगी होती है, कुंजी K लगी होती है यानी स्विच लगी होती है, और रेओस्टेट यानी परिवर्ती प्रतिरोध लगा होता है। और ये वाला हिस्सा वो होता है जो द्वितीयक कहलाता है, जो बाह्य हिस्सा होता है जिससे हमें मापना होता है। जैसे 2 सेल का विभव मापना है, विद्युत वाहक बल मापना है, तो उससे दोनों को कनेक्ट कर दो। एक का विद्युत वाहक बल मापना है तो एक को कनेक्ट कर दो। तो द्वितीयक सर्किट में आप बदलाव कर सकते हो। प्राथमिक सर्किट जो इतना है वो ऑलरेडी डिवाइस या उपकरण में अंदर की तरफ बना होता है। ठीक है, अब आपको कैसे पता करेंगे आप आंतरिक प्रतिरोध? तो आपने प्राथमिक सर्किट को तो आपने क्या करा, ये बैटरी और ये जोड़कर बना दिया। ठीक है, अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो द्वितीयक सर्किट है उसमें A वाले सिरे से आपको हमेशा एक सेल जोड़ना है। कौन सा सेल? जिसका आपको आंतरिक प्रतिरोध पता करना है। जैसे आपने पहले किया था, विद्युत वाहक बल पता करना था तो भी आपने जोड़ा था, आंतरिक प्रतिरोध पता करना है तो भी आप इसको A सिरे से जोड़ देंगे। ठीक है, और इसके समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाया जाता है। ठीक है, जिसे हम प्रतिरोध बॉक्स भी कहते हैं, और इसको बस इसके समांतर क्रम में जोड़कर एक स्विच लगा देंगे, और यहाँ पर जो जैसे हर बार की तरह धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर और उसके आगे जॉकी को लगाया जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सीधा
इस कुंजी K में प्लग को लगा देना है और धारा प्रवाहित करनी है। कहाँ पर? A से B सिरों के मध्य। और धारा प्रवाहित करके अगेन हम इस जॉकी को धीरे धीरे इस तार पर रगड़ते जाएंगे और स्विच ये चालू रखेंगे ताकि इस सेल का हम प्रतिरोध माप सकें। ठीक है, और इसे चालू कर कर जहाँ पर भी विक्षेप शून्य आ चुका है, धारा में कोई विक्षेप धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, तो उस लंबाई को हम L1 करके माप लेते हैं कि जहाँ पर भी विक्षेप आया उस शुरुआती बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी L1 कहलाती है। ठीक है, अब हम कुंजी K2 में प्लग लगा देते हैं, मतलब ये K2 को चालू करना है आपको। ठीक है, और परिपथ में जो प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, ठीक है, तो वो सर्किट से जुड़ जाता है। जैसे ही आप स्विच को दबाते हैं, इस स्विच को जैसे ही आप दबाएंगे K2 को, तो ये इस सर्किट के अंदर कनेक्ट हो जाएगा और प्रतिरोध बॉक्स में कुछ प्रतिरोध R लगा होता है। ठीक है, वो उस R का मान ऐसा होता है कि इसके अंदर इस सेल E का जो परिपथ है वो बंद हो जाता है, मतलब सारी धारा यहीं से प्रवाहित हो जाती है, इसमें से करंट फ्लो बंद हो जाती है और सेल E से जो कुछ धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो जो भी धारा यहाँ से प्रवाहित होती है उस R जो यहाँ से निकली, तो उस R की मान हमें पहले से पता होता है। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स मतलब जिसे हमने लगाया है। ठीक, तो इस प्रकार हम R का मान ले लेते हैं और इन दोनों सिरों के बाद उसी समय विभव भी माप कर लेते हैं और इस तरीके से ये जो हमारे पास सूत्र है E = IR + r, तो E मतलब इसी सेल का विद्युत वाहक बल जो जनरली जैसे मापते हैं वैसी तरह, I मतलब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान, R मतलब जो प्रतिरोध बॉक्स का रेजिस्टेंस है वो माप लिया, प्लस r मतलब जिसे हमें पता करना होता है। तो r मतलब इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमने पता कर लिया। लेकिन अब हम अगर मान लेते हैं कि जो सेल लगाया है उसका विद्युत वाहक बल E है, वो लंबाई L1 सेंटीमीटर पे वो संतुलित हो चुका है इस पॉइंट पर आकर, और बाह्य सिरों का जो प्रतिरोध है, बाहर के सिरों का, और जो विभवांतर है वो V माना है। बाह्य सिरों यानी कि A और B के बीच का जो प्रतिरोध है वो V मान लेते हैं। ठीक है, और विभवमापी तार की लंबाई जो ले लेंगे वो लेते हैं L2। ठीक, यानी कि ये जो लंबाई है A से B तक की वो L2 ले लेते हैं। L2 मतलब मैंने आपको बताया था 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 4 सेंटीमीटर हो सकती है, 6 हो सकती है और 10 हो सकती है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था 1-1 मीटर के जितने भी तार लेते हो कुल लंबाई उस तरह से जोड़ी जाती है। ठीक है, और विभवमापी का सिद्धांत क्या बोलता है कि E = K L1 होता है और V मतलब अगर इन पूरे सिरों की बात कर रहे हैं AB की, तो AB में क्या होगा, इन दोनों के बीच का विभवांतर जो होगा वो V कहलाएगा, इक्वल टू K इसकी विभव प्रवणता और इसकी पूरी लंबाई क्या है यहाँ से यहाँ तक के लिए L2 होगी। ठीक है, तो E/V मतलब एक बार तो मैं केवल A से D तक के लिए माप रही हूँ जिसका नाम है L1, और A से D तक क्या दिखाता है, इस सेल का विद्युत वाहक बल, इसलिए E लिख रखा है। लेकिन अगर A से B तक की बात कर रही हूँ तो ये तो क्या कहलाएगा, इसके लिए विभवांतर, और विभवांतर के बाद इसकी जो लंबाई है A से B तक जो भी ले रखी है वो L2 कहलाएगी। तो E/V क्या होगा, L1/L2, और R की वैल्यू जो यहाँ पर है r की, उसको R, E/V को हमने क्या रख दिया, L1 L2। अब हमें E और V निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, हम एक बार इसकी लंबाई तो हमें ऑलरेडी पता है A से B तक की वो L2 कहलाएगी, और L1 मतलब जब आपने इसको कनेक्ट करके जब जॉकी को चलाएंगे और जहाँ पर भी विक्षेप शून्य आएगा वो आपकी L1 निकल जाएगी। तो इस तरीके से सूत्र में रखकर आप किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। R मतलब रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हम सेट करते हैं। ये भी एक छोटी सी डिवाइस होती है, बॉक्स जैसा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये ज्ञात प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस बॉक्स का जो प्रतिरोध है वो ज्ञात प्रतिरोध होता है। तो इस तरह खाली L1 और L2 की सहायता से भी आप, और ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से भी आप किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध पता कर सकते हैं। तो ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जिससे आपको ये भी पूछ सकते हैं कि विभवमापी का उपयोग कहाँ होता है। तो आपको समझ में आ चुका है किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, साथ ही किन्हीं भी 2 सेलों के बीच का विद्युत वाहक बल की तुलना करने में इसका उपयोग होता है। और तीसरा मेन उपयोग क्या है जिसके लिए विभवमापी को बनाया गया है, कि किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना जब सेल के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तब। ठीक है,
तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।